नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके के अंदर। हमने पढ़ा था इससे पहले हमने पढ़ा था आमेर का इतिहास। आज शुरू करेंगे हम मारवाड़ का इतिहास, यानी मारवाड़ के राठौड़ वंश का इतिहास शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछली वीडियो में आमेर का इतिहास करवाया था, उसके बारे में बता देता हूँ। आमेर का अगर राजस्थान में कोई देखे कछवाहे वंश का, आमेर के अंदर कछवाहे वंश का शासक था, तो कछवाहे वंश का संस्थापक दुलेराय या तेजकर्ण था। 1137 ईस्वी में आया था। कहां से आया? नरवर से आया। उसके बाद में राजधानी किसे बनाई? तो शुरुआत में राजधानी बनाता है दौसा को, इसके बाद में मांझी को, और इसके बाद में कोकिलदेव ने आमेर की राजधानी बनाया था आमेर को, कछवाहे वंश की राजधानी बनाया था आमेर को 1207 ईस्वी के अंदर। इसके बाद में 1727 तक सवाई राजा जयसिंह जब तक जयपुर नहीं बसाते तब तक कछवाहों की राजधानी जब आमेर रहती है। इसके बाद में जयपुर हो जाती है। दुलेराय के बाद में कोकिलदेव आया। कोकिलदेव के बाद में प्रमुख राजा देखें तो पृथ्वीराज आता है। 1527 में राणा सांगा की खानवा युद्ध में सहायता के लिए जाता है। इसके बाद में इसके पुत्र बनते हैं, रतन सिंह बनता है, आस्करण बनता है, करते करते भारमल आता है। भारमल मुख्य शासक है, इंपोर्टेड शासक है, जिसने मुगलों की अधीनता, राजस्थान में प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। भारमल प्रथम रियासत आमेर और वैवाहिक संबंध स्थापित की, अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ किया। इसके बाद में भारमल का पुत्र राजा बनता है भगवंतास। भगवंतास जहांगीर के, अकबर के समकालीन ही था। थोड़ा गुजरात अभियान ध्यान रख लेना। इसके बाद में इसका पुत्र शासक बनता है मान सिंह। मुगलों की सबसे अधिक लंबी सेवा करने वाला कछवाहा राजा, लगभग 55 वर्ष तक की थी मुगलों की सेवा। कंधार अभियान में काफी सफलता हासिल होती है। कंधार में अभियान में भेजा जाता है। बंगाल अभियान और आपके बिहार अभियान थोड़ा मुख्य रूप से याद कर लेना। मान सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां बहुत है, वो थोड़ी याद कर लेना। बंगाल से शिला माता की मूर्ति लाता है, आमेर के अंदर शिला माता का मंदिर बनवाता है। तो कछवाहे वंश की आराध्य देवी हो गई शिला माता, और कछवाहे वंश की कुल देवी जमुआई माता हो गई। इसके बाद में मुख्य शासक बनता है मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह की ध्यान रखना, मिर्जा की उपाधि दी थी शाहजहां ने कंधार अभियान भेजने से पहले। कंधार अभियान भेजने से पहले शाहजहां ने मिर्जा की उपाधि दी थी। कब? 1638 के अंदर, 37-38 के अंदर दी थी। इसके बाद में सबसे लंबा शासनकाल देखिए अगर कछवाहे वंश के अंदर, तो वो है मिर्जा राजा जयसिंह का 46 वर्ष तक, और 3 मुगल बादशाहों की सेवा की, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। औरंगजेब उन्हें 1665 में किधर भेजता है? शिवाजी के विरुद्ध भेजता है। तो वो आपको ध्यान रखना है। 11 जून 1665 पुरंदर की संधि शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच होती है। इसके बाद में मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर शिवाजी औरंगजेब से मिलने आते हैं। वो वहां पर बंदी बना लेता, वो आपको बता दिया था बाद में। मिर्जा राजा जयसिंह को वहीं पर महाराष्ट्र के अंदर ही जहर देकर औरंगजेब मरवा देता है। इसके बाद में आगे राजा बनता है, उसके पुत्र राम सिंह को कंधार साइड में भेज देता है। बिशन सिंह राजा बनता है, उसकी कोई खास बात नहीं है। इसके बाद में मेन राजा आता है सवाई राजा जयसिंह। सवाई की उपाधि दी थी औरंगजेब ने, सवाई की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। इसके बाद में जो भी शासक आए उनके आगे सवाई की उपाधि लगेगी। प्रथम राजा जिसे सवाई की उपाधि मिलती है वो है सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह की बहुत सारी उपलब्धियां हैं, बहुत सारे कार्य है। 7 मुगल बादशाहों के साथ इसने कार्य किया, 7 मुगल बादशाहों की सेवा करता है, सर्वाधिक बादशाहों के साथ सेवा करता है ये। इसके बाद में सवाई जयसिंह के बहुत कंप्लीट है, वो आप देख लेना। इसके बाद में प्रमुख शासक बनता है सवाई जयसिंह के बाद उसका पुत्र ईश्वरी सिंह, फिर माधो सिंह, फिर आपके आता है प्रताप सिंह, राम सिंह, और ये कल जो करवाए थे जगत सिंह। इसके बाद में माधव सिंह सेकंड और मान सिंह सेकंड। ये आपका आमेर का इतिहास करवा दिया था कल। आज शुरुआत करते हैं मारवाड़ का इतिहास, यानी मारवाड़ पर किस वंश का इतिहास था? तो वो थे राठौड़। मारवाड़ का इतिहास देखते हैं। मारवाड़ के ऊपर किस वंश का शासन था? तो वो था आपके राठौड़ों का।
राठौड़ देखो नाम में ही दम है, राउडी राठौड़। अगर फिल्मों में कोई ज्यादा देखे, कोई आईपीएस या यूपीएस अधिकारी होता है तो उसका नाम ही राठौड़ ज्यादातर रखा जाता है, राउडी राठौड़ या वैसे राठौड़ के नाम पे रखा जाता है, क्योंकि राठौड़ क्या है, नाम में ही दम है। अब देखते हैं राठौड़ों की, सबसे पहले देख लेते हैं इनकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है। तो ज्यादा कोई माथापच्ची नहीं करनी है, क्योंकि अभी तक तो इतिहासकार एक मत पर नहीं हुए हैं, तो वो भी अभी शोध का विषय चल रहा है, तो अपने कोई ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आएगा। और थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये राठौड़ की उत्पत्ति 2 स्थानों से मानी जाती है। इसके लिए 2 मत प्रमुख है। एक माना जाता है आपका गहडवाल मत से, गहडवाल मत से, और एक माना जाता है दक्षिण के राष्ट्रकूट से। दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट से। गहडवाल मत से कौन मानता है, तो ये मानता है आपका कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड मानता है कि राठौड़ों की उत्पत्ति जयचंद गहडवाल या गहडवाल मत से हुई है। माना जाता है कि राजस्थान के अंदर प्रथम शासक राठौड़ों का रावसिया वो गहडवाल का पुत्र था, यानी पुत्र का पुत्र था, और यहां पर आ गया था। और राष्ट्रकूटों से मानते आपके डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा, सॉरी डॉक्टर गोपीचंद शर्मा, डॉक्टर गोपीचंद शर्मा मानते आपके राष्ट्रकूटों से। ये थोड़ी सी बात ध्यान रख लेना। उनका मानना है कि राष्ट्रकूट वहां से दक्षिण भारत से आ गए, कन्नौज के आसपास बदायूं नाम क्षेत्र पर, और बदायूं से यहाँ पर राष्ट्रकूट का ही अपरस होकर बन गया रहट, और रहट से बन गया आपके राठौड़। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। अब एक इतिहासकार आते हैं हारमोली। कुछ इतिहासकार मानने लगे कि गहडवाल और राष्ट्रकूट क्या है, दोनों एक ही है, कि गहडवाल और राष्ट्रकूट एक ही। दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट कहा जाता है, जब ये उत्तर भारत में आ गए तो इनकी अलग शाखा हो गई और इनका नाम हो गया गहडवाल। लेकिन ये क्या है, इनकी उत्पत्ति एक स्थान से हुई है। लेकिन हार्नोली नामक एक अंग्रेज इतिहासकार हुए, इन्होंने कहा कि गहडवाल और राष्ट्रकूट क्या है, अलग अलग है, क्योंकि जो एक मत से या एक ही जिनका ब्लड रिलेशन होता है उनके मध्य विवाह संबंध नहीं होते। लेकिन राष्ट्रकूट और गहडवालों में क्या है, विवाह संबंध होते हैं। कुछ और भी उदाहरण देता हार्नोली, जिससे ये साबित होता है कि गहडवाल अलग है और राष्ट्रकूट आपके अलग है। इस बात पर आपको कोई ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, थोड़ा ध्यान रख लेना। गहडवाल से कौन मानता है, कर्नल जेम्स टोड, और राष्ट्रकूट से गोपीचंद शर्मा। ठीक है, गोपीनाथ शर्मा मानते हैं। इसके बाद में हार्नोली वाला थोड़ा ध्यान रख लेना। इसके बाद में ओझा क्या मानते हैं, ओझा मानते हैं कि कन्नौज के निकट एक क्षेत्र था बदायूं, वहां पर क्या है, राठौड़ों का उत्पत्ति हुई, वहां से राठौड़ों की उत्पत्ति हुई है। कन्नौज के निकट क्षेत्र था बदायूं, तो कन्नौज एक बड़ा क्षेत्र था और उसके निकट एक छोटा क्षेत्र था बदायूं। और छोटे क्षेत्र से के पास अगर कोई बड़ा क्षेत्र हो तो बड़े क्षेत्र का नाम लिया जाएगा। इसलिए ओझा मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है, बदायूं से। तो ये थोड़ी ध्यान रख लेना। अगर हम देखते हैं राजस्थान के अंदर राठौड़ वंश, मेन 2 ही बातें, ये 2 ध्यान रख लेना उत्पत्ति से संबंधित। बाकी बहुत ही इसलिए अभिलेख मिलते हैं, बाकी अभी तक इतिहासकार एक मत पर नहीं हुए, तो अपने से तो पूछेंगे कौन। अब देखिए, आपको शुरुआत करवाते हैं राठौड़। राठौड़ों का पहला शासक राजस्थान के अंदर था राव सिंह। राव सिंह राजस्थान के अंदर राठौड़ों का पहला शासक, तो इसे बोल सकते हैं राठौड़ों का आदि पुरुष या मूल पुरुष। राजस्थान के अंदर राठौड़ों का आदि पुरुष या मूल पुरुष बोल सकते हैं राव सिंह को। ये लगभग 1212 के अंदर राजस्थान की तरफ आए थे और उनका शासनकाल माना जाता है 1240 से 1273 तक।
कोई ध्यान नहीं रखना। ये बात ध्यान रख लेना। थोड़े 1212 के आसपास राजस्थान की तरफ आए थे और अपना शासन स्थापित किया था 1240 के आसपास। ठीक है, आदि पुरुष मूल पुरुष पूछ ले तो वो हो गया आपका रावसिया। अब रावसिया के बारे में हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा फोकलोर यानी किंवदंतियां है, कहानियां चलती है। एक ऐसी ही कहानी है वो आपको बता देता हूँ, थोड़ा समझ लेना, थोड़ा सुन लेना, अच्छी लगे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, वीडियो स्किप करके आगे देख लेना। जिसको सुननी है वो सुन लेना। क्या है कि कुछ इतिहासकार या अपने यहाँ के लोग फोकलोर या किंवदंतियों में मानते हैं कि कन्नौज के निकट एक क्षेत्र था बदायूं, और बदायूं का एक राजा था, यानी इसके पिता का नाम था सेतराम। रावसिया के पिता का नाम था सेतराम जी, ये थे रावसिया के पिता। कहते हैं कि रावसिया और ये 100 भाई थे, और हालांकि रावसिया के लिए तो एक दवाई बोला जाता है अपने राजस्थान में कि 49 सीओ बड़ो सीए बड़ा 50, कि 49 से बड़ा तो सिया था और सीए से बड़ा था 50, यानी सिया कितने नंबर का हो गया, 51 नंबर का बच्चा हो गया। 49 सीओ बड़ो सीए बड़ा 50। तो वहां पर कन्नौज के निकट बदायूं क्षेत्र में राजा थे सेतराम जी, और सेतराम जी के एक 100 पुत्र थे, आपको बता ही दिया। तो जब सिया का जन्म हुआ, सिया का जन्म होने वाला था, तब यानी कि आजकल तो चलो घड़ियां चल गई है, टाइम देख लेते हैं कि कितने बजे, और 6:17 पर हो गया बच्चे का जन्म। फिर अपने पंडित जी को दिखा देते हैं कि पंडित जी बना दो इसकी कुंडली, 6:17 पर है। और पंडित जी क्या है कि किसी के राजयोग से कम तो किसी को बताते ही नहीं है, सबसे ज्यादा तो राजयोग मिलता है सबके, और सबसे राजयोग ही बताते हैं सबको। और पुराने समय में ये घड़ी वगैरह नहीं होती थी, तो क्या करते थे कि सूर्य या चंद्रमा की जो छाया होती थी उसके हिसाब से थोड़ी निशान बना दिया करते थे कि इस समय यहाँ पर छाया थी, और यहाँ जब यहाँ पर छाया थी तब इसका जन्म हुआ था। तो रावसिया का जब जन्म हुआ, यानी जो जन्म करवाने वाली, डिलीवरी कराने वाली दाई थी, नर्स समझ सकते हो आप, वो क्या है कि जब रावसिया का जन्म हुआ तो थोड़ी 10-1 मिनट याद नहीं रहा उसके कि हमें वो निशान बनाना है सूर्य या चंद्रमा की रोशनी का। 10-1 मिनट बाद याद आया कि वो निशान तो बनाए नहीं, तो उसने सोचा कि राजा को क्या पता चलता है, तो उसने निशान बना दिया कि यहाँ पर छाया थी, तब क्या है रावसिया का जन्म होता है, इस बच्चे का जन्म होता है। सिया नाम बाद में पड़ा है, तो इस बच्चे का जन्म होता है। राजा आया, पंडित जी को साथ लेकर आया और कहा कि लीजिए पंडित जी महाराज, देखिए बच्चे का भविष्य कैसा है, यहाँ पर ये छाया है। लीक बना ली, तो पंडित जी ने देखकर कहा कि तो गलत हो गया। कहते हैं पल पल में भाग्य बदल जाता है। पंडित जी महाराज ने कहा, ब्राह्मण महाराज ने कहा कि अगर इस बच्चे का मुख इसके पिता ने देख लिया तो क्या पिता की मृत्यु हो जाएगी। सेतराम जी ने कहा अपने मुख देखने की प्रति कहां पर है, बहुत है, 100 है, अगर 51-50 पहले ही है, उनका मुख देख लिया, बहुत देख लिया, इस बच्चे को मार डालो। उन्होंने अपने मंत्री को दिया कि इस बच्चे को खत्म कर दो, ले जाओ, मेरे सामने से इसका मुख अपने नहीं देखेंगे। मंत्री ने जंगल में लेकर गया, और मंत्री ने सोचा कि एक ही दिन का बच्चा है, इसे मारे तो फिर क्या मारे। उसने क्या किया कि क्यों अपने ऊपर पाप चढ़ाया जाए, उसने उस बच्चे को शेर की गुफा में डाल दिया। अब कहा जाता है, कौतुक देखिए, कहा जाता है कि उसी दिन शेरनी थी वहां पर, और शेरनी ने अपने बच्चों को जन्म दिया, और वो बच्चा लुढ़कता हुआ शेरनी के पास जा पड़ा, जाकर गिर गया। शेरनी को जब होश आया तो उसने देखा कि मेरा ही बच्चा है, और वो उसे पालने लगी। इसके बाद अपने राजस्थान में इस बाड़मेर क्षेत्र में यानी पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। पाली का नाम पालीवाल ब्राह्मणों के कारण पड़ा है, तो यहां पर रह करते थे पालीवाल ब्राह्मण। पालीवाल ब्राह्मण, पाली का नाम पालीवाल ब्राह्मणों के कारण ही पड़ा है। तो ये थोड़ा व्यापार के लिए जाया करते थे इधर, कन्नौज, आज के समय में बोले तो कोलकाता की तरफ इधर जाया करते थे, जगह जगह भ्रमण किया करते थे। इनकी एक समस्या थी बहुत बड़ी कि जब ये जाते तो इनके साथ थोड़ी लूटपाट होती हुई, ज्यादा ही मामले हुआ करते थे।
कोई लूट लेता, या कब ये जाते तो इनके पीछे से इनका घर बार लूट लेता। ये समस्या थी। ये सोच रहे थे कि हमारा भी कोई राजा हो, हम राजा को टैक्स देते रहे और वो हमारी सुरक्षा करता रहे। तो ये एक बार जा रहे थे, वहीं पर बदायूं के जंगलों में कुछ ब्राह्मण थे। किस गोत्र के थे? पालीवाल ब्राह्मण थे। इन्होंने एक कौतुक देखा वहां पर कि 5 शेर आपस में लड़ रहे हैं। 5 शेर आपस में लड़ रहे हैं, उनमें से 4 तो शेर है लेकिन एक आदमी है। वो आदमी है लेकिन शेरों की तरह ही चल रहा है, शेरों की तरह 4 पांव पे चल रहा है, शेरों की तरह दौड़ रहा है, वैसे ही चिंगाड़ रहा है और बाकी सभी शेरों को हरा रहा है, जीत रहा है। डार्विन का सिद्धांत है, अनुकूलन का सिद्धांत, कि प्राणी जिस माहौल में रहेगा वैसा ही हो जाएगा। तो हो सकता है कि वो बच्चा वैसा ही हो गया शेरों की तरह। शेरों के बीच में रहने से वो वहां से भागे कि कहीं हमें ना खा जाए, हमारी तरफ ही देख रहे हो, वहां से भागे और राजा के पास गए। श्वेतराम जी आगे मिले, श्वेतराम जी के पास गए, श्वेतराम जी से कहा कि आपके जंगलों में हमने एक कौतुक देखा। श्वेतराम जी ने कहा ऐसा क्या देख लिया? बोले ऐसे ऐसे एक आदमी शेरों के साथ लड़ रहा है, ऐसे ऐसे बात है। श्वेतराम जी ने कहा कि सवेरे पहले मैं ही मिलेगा आपको बनाने के लिए। अरे उन्होंने कहा सच में कसम खा के बोल रहे, झूठ नहीं बोल रहे, आप देख लो शायद, और हमें तो जाना है आगे व्यापार के लिए। वो आगे चले गए। जब ये बात ब्राह्मणों ने श्वेतराम जी को बताई तो वो मंत्री जी पास में बैठे थे। उन्होंने कहा कि महाराज अगर भूल माफ करो तो एक बात बताऊं। श्वेतराम जी ने कहा 7 खून माफ है तेरे तो, चल बात बता दूं। बोले वो जो आपका 51 नंबर का बच्चा हुआ था वो ना, वो यही है, हमने उसको मारा नहीं था, एक शेर की गुफा में डाल दिया था। श्वेतराम जी को जब पता चला कि उन्हीं का पुत्र है तो उन्होंने सेना भेजी, क्योंकि वो शेरों की तरह रहता था। ऐसे तो क्या आता है, सेना ही भेजनी पड़ेगी। कोई तीर वीर मारकर पहले उसे बेहोश किया और बाद में पकड़ के लाए और श्वेतराम जी के सामने लाए। तो वही डार्विन का अनुकूलन का सिद्धांत, उसको मिनट दिखाए, आदमी दिखाए कि वे ऐसे आदमी होते हैं। और ये क्या पूरे दिन नंगा जिंदाबाद घूमता रहता है, कोई कपड़े वपड़े भी पहने जाते हैं। इसके बाल वाल काटो, दांत वांत थोड़े कुरपे से घसकर सही किए, और क्या सारा दिन ऐसे कच्चा मांस खाता है। थोड़ी रोस्टेड नाम की भी कोई चीज होती है, उसे थोड़ा पका मांस खिलाया, कोई पका भोजन खिलाया गया। तो थोड़े दिन रहने के बाद वो वापस मनुष्य जैसे हरकत करने लगा। जब पालीवाल ब्राह्मण वापस आ रहे थे तो वो श्वेतराम जी से मिले और कहा कि वो जो हमने आपको बताया था। श्वेतराम जी ने कहा अरे धन्यवाद, वो हमारा ही लड़का था, ये रहा पास में बैठा है। वैसी हरकतें नहीं करता, तो जिंदाबाद भी नहीं रहता, कपड़े वपड़े पहन के रहता है, और कभी कभार कच्चा मांस खा लेता है, लेकिन रोस्टेड नाम की चीज है, इसको सिखा रहे भी थोड़ा बहुत कभी कभार कर लेता है। जानवर वाली हरकत वाकई सही है। श्वेतराम जी ने कहा भी हमारे लिए भी कोई सेवा हो तो बताओ। उन ब्राह्मणों ने कहा कि हमारे क्षेत्र में कोई राजा नहीं है, वहां पर ज्यादा लूटपाट होती है, अगर आप किसी आदमी को वहां पर भेज दो। तो श्वेतराम जी ने कहा आपने बहुत है, 100 बच्चे हैं, किसी को ले जाओ। उन्होंने कहा किसी को नहीं, इसी को भेज दो, इसी को भेजो जो जंगलों में शेरों से लड़ रहा था। श्वेतराम जी ने कहा भी चलो भेज दिया इनको। तो वो शेरों से लड़ रहा था तो उनका नाम पड़ा सिंह, यानी शेरों के साथ रहा करता था, शेर जैसा था, तो उसका नाम पड़ा सिंह। और कहा जाता है कि राव सिंह उन पालीवाल ब्राह्मणों के साथ 8 यानी 8-20 बार 8-20 सैनिक लेकर या सेना लेकर 8-20 बार यानी कि 160 सैनिक लेकर अपने यहां पर आया था पाली क्षेत्र के अंदर। और कहा भी कौन कौन से इलाके अपने वहां पर अधिकार कर लिया। और अब राजा पर अधिकार करेगा, राजा बन गया, वहां पर उनकी सहायता की पालीवाल ब्राह्मणों की, तो अपनी कोई राजधानी बनाएगा। तो पहली राजधानी थी रावसिया की। रावसिया की या राठौड़ों की बोल सकते हैं। पहली राजधानी थी खेड़, और खेड़ पड़ता है आपके बाड़मेर में। बाड़मेर में खेड़ नामक जगह रावसिया की प्रथम राजधानी या राठौड़ों की पहली राजधानी थी। प्रथम राजधानी या राठौड़ों की पहली राजधानी राजस्थान में पूछे तो वो हो गया आपकी खेड़। कहां पड़ता है? बाड़मेर के अंदर।
कुछ समय तक यहाँ पर शासन भी किया था इसने। इसके बाद आक्रमणकारियों से लड़ता हुआ इसकी मृत्यु हो जाती है, युद्ध के बीच में ही शहीद होता है ये। और इनकी छतरी है बिट्ठू गांव। बिट्ठू गांव पड़ता है आपके पाली के अंदर। इनकी क्या है, छतरी है। बिट्ठू गांव पाली के अंदर इनकी छतरी है। कोई ज्यादा बात याद नहीं रखनी इसके अंदर। रावसिया राठौड़ों का आदि पुरुष मूल पुरुष ये थोड़ा ध्यान कर लेना। पिता का नाम सीताराम जी, कोई याद नहीं रखना। किन के कहने पर आया पालीवाल, ब्राह्मणों के कहने पर। राजधानी खेड़ बाड़मेर के अंदर बनाई थी। प्रथम राजधानी राठौड़ों की खेड़ थी बाड़मेर के अंदर। और इसकी छतरी कहाँ है, बिट्ठू गांव पाली के अंदर क्या है, रावसिया की छतरी है। इसी बात पर एक बात और बताता हूं आपको। जोधपुर दुर्ग मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसके अंदर रावसिया की एक फोटो लगी हुई है जो शेरों से लड़ रही थी। आधा शेर और आधा आदमी जैसे फोटो लगी हुई है, शेरों से लड़ रहे। तो यहां पर एक अंग्रेज रहा था, रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग ने जब यहां से पूछा होगा कि ये फोटो किसकी लगी हुई है, तो यहाँ वालों ने कहा इन्हें नहीं जानती, ये तो हमारे सबसे पुराने दादाजी हैं, रावसिया जी, सिया जी है, ये तो शेरों से लड़ते थे। और रुडयार्ड किपलिंग में को शायद वो कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और इसने एक पुस्तक लिखी थी, एक बुक लिखी थी पूरी की पूरी, जिसका नाम था जंगल बुक। और इसकी स्टोरी आप सभी ने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी, जंगल बुक की। इसका एक कैरेक्टर है मोगली। मोगली इसका कैरेक्टर है जो कार्टून के अंदर आता भी है। तो हो ना हो रुडयार्ड किपलिंग को वो प्रेरणा कहानी बनाने की कहीं ना कहीं रावसिया से ही मिली थी, रावसिया की फोटो से ही मिली थी। तो अब की बार जब भी मोगली देखो तो समझना है कि ये सिया है अपना, खुद सोना मन में कि अपना सिया आ रहा है या मोगली आ रहा है। और इस रुडयार्ड किपलिंग को 1907 के अंदर इस जंगल बुक लिखने के ऊपर साहित्य के अंदर प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। ये किसी अंग्रेज को मिला हुआ साहित्य के अंदर प्रथम नोबेल पुरस्कार था। इसे 1907 में मिला था, जंगल बुक लिखने के ऊपर 1907 में साहित्य के ऊपर प्रथम पुरस्कार था ये रुडयार्ड किपलिंग को। तो कहानी अपनी थी और नोबेल पुरस्कार ले गए वो अंग्रेज। तो ये थोड़ा ध्यान कर लेना, रुडयार्ड किपलिंग, इसकी पुस्तक है जंगल बुक, 1907 में नोबेल पुरस्कार मिला। साहित्य के क्षेत्र में अंग्रेज को प्रथम किसी अंग्रेज को अगर नोबेल पुरस्कार मिला था तो वो था रुडयार्ड किपलिंग को साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है। इसके बाद में एक राजा आता है आसनाथ जी। रावसिया फाउंडर था राठौड़ वंश का। इसके बाद में राजा आते हैं आपके आसनाथ जी। आसनाथ जी की कोई ज्यादा बात नहीं है। रावसिया के बाद में आ गए आपके आसनाथ। कब राजा बने? 1273 में। और कब तक रहे? ये रहे थे आपके 1313 तक रहे थे सर। 1273 से 91 तक ही रहे थे। 91 तक रहे थे। 1273 से 91 तक रहे थे। इनकी कोई खास बात नहीं, इनका ध्यान रखना कि ये क्या माना जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी से लड़ता हुआ मारा गया था। जलालुद्दीन खिलजी से लड़ता मारा गया। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, जलालुद्दीन खिलजी से लड़ता आसनाथ मारा गया। इसके बाद में एक राजा आता है दूहड़, वो थोड़ा ध्यान रख लेना। सबसे पहले आ गया रावसिया, उसके बाद में आसनाथ, और अब आएगा एक राजा दूहड़। राव दूहड़ राजा बनता है 1291 में और कब तक रहता है? 1328 तक।
1291 से 1328 तक। इसकी एक चीज ध्यान रखना कि एक बार आप दुहड़ को किसने कह दिया होगी, कोई अपने ननिहाल में गया हुआ था तो वहां पर किसी ने कह दिया कि तुम्हारी तो कुल देवी नहीं है, तुम कहाँ के राजा हो, कैसे राजा हो। तो इसने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी अपनी कुल देवी कहाँ है, तो उसने बताया कि अपनी कुल देवी दक्षिण भारत में है। तो ये कर्नाटक से अपनी कुल देवी की मूर्ति लाया था, कर्नाटक से मूर्ति लाया था नागणेशी माता की। नागणेशी माता की मूर्ति लाया, और ये नागणेशी माता क्या है, राठौड़ों की कुल देवी। अब नागणेशी माता जहां पर इनका मंदिर बनाया जाएगा तो उन्हीं के नाम पर क्षेत्र का नाम पड़ गया नागाना गांव। नागाना गांव पड़ता है बाड़मेर के अंदर। नागाना गांव बाड़मेर के अंदर क्या है, इनका मंदिर है। तो अब हम लोक देवियां पढ़ेंगे तो उनके अंदर और पढ़ेंगे, इनके ऊपर भी थोड़ी कहानियां वही फोकलोर वही किंवदंतियां है यहाँ पर भी। तो राव दुहड़ की थोड़ी सी बात ध्यान रखना, कर्नाटक से नागणेशी माता की मूर्ति लाई, ये बात देखे कर्नाटक से। अगर इनकी कुल देवी कर्नाटक से थी तो वो हो सकता है कि दक्षिण भारत वाला मैटर सही हो, दक्षिण भारत वाला कंसेप्ट सही हो सकता है कि राठौड़ वहीं से आए थे। होना इतिहासकारों का ध्यान उस तरफ नहीं गया होगा, लेकिन अपने थोड़ा ध्यान रख लेना, नागणेशी माता की मूर्ति कहां से लाया था, कर्नाटक से लाया था। कहां स्थापित की, नागाना गांव बाड़मेर के अंदर इनका मंदिर बनवाया था, राठौड़ों की कुल देवी है। इसके बाद में शासक आता है राव दुहड़ के। एक चीज ध्यान रखना, इनके भाई थे, राव दुहड़ के भाई थे धानदल जी, और धानदल जी का ही पुत्र था पाबूजी महाराज। धानदल जी का ही पुत्र था पाबूजी महाराज। ये आपके नागणेशी माता है और ये आपके पाबूजी महाराज हो गए। पाबूजी महाराज वहां पर लोक देवता पढ़ेंगे तो और आगे पढ़ेंगे, उनके बारे में और जानेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, धानदल जी के ही पुत्र थे पाबूजी महाराज, जो क्या है इस जोड़ के लगभग क्या हो गए, भतीजे ही हो गए। इसके बाद में राजा आता है मल्लीनाथ जी। राव दुहड़ के बाद में राजा बनता है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी खुद एक लोक देवता हुए हैं। इनके बाद में राजा आएंगे मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी ने अपनी थोड़े शक्तिशाली शासक थे, थोड़े अपने क्षेत्र का क्या विस्तार किया, तो इन्होंने अपनी राजधानी बना ली थी मेवानगर को। मल्लीनाथ जी के समय राठौड़ों की राजधानी थी मेवानगर, बाड़मेर के अंदर ही पड़ती है। ये लोक देवता है, और उस क्षेत्र में तो इतने लोक प्रसिद्ध लोक देवता है कि बाड़मेर के क्षेत्र को ही मालानी कहा जाता है, और जो दिल्ली से बाड़मेर ट्रेन जाती है उसे मालानी एक्सप्रेस का नाम दिया गया है, उसे लोग मालानी एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। इनका एक पुत्र था, इनके भाई का नाम था ब्रह्मदेव, इनका एक पुत्र था जगमाल। पुत्र था जगमाल और भाई थे इनके ब्रह्मदेव। तो ये जो पुत्र जगमाल था, आपको इसकी कहानी सुनाता हूं जगमाल की, थोड़ी याद भी आ जाएगी आपको। जगमाल क्या थोड़ा लड़ाई थोड़ा था, यानी आज किसी से लड़ लिया, आज किसी से लड़ लिया, रोज किसी ना किसी से लड़ता रहता था। अगर कोई नहीं मिलता तो घर वालों से ही लड़ देता। कभी कभार तो ब्रह्मदेव को भी, एक दो बार तो अपने चाचा ब्रह्मदेव को ही पीट दिया था इसने। तो क्या मल्लीनाथ जी इससे थोड़ा नाराज रहा करते थे। एक बार क्या हुआ कि मल्लीनाथ जी राजा थे और गुजरात की सेना जा रही थी इसी मेवानगर के पास से, बाड़मेर के पास से गुजरात की सेना जा रही थी। और वहीं पर बात क्या है कि मेवानगर की कुछ गांव की लड़कियां थी, वो पानी भर रही थी कुएं के ऊपर। गुजरात की सेना ने उन्हें पकड़ा और गुजरात ले गई।
कुछ समय तक लड़कियां वापस नहीं आई तो घर वालों ने इधर उधर छान पड़ताल की, तो पता चला कि यहाँ से गुजरात की सेना गुजरी थी। वो भागे भागे राजा के पास गए, सहायता कौन करे, राजा ही करेगा। तो मल्लीनाथ जी के पास गए और कहा कि हमारी लड़कियों को उठाकर ले गया है गुजरात का राजा। मल्लीनाथ जी ने कहा सेना तैयार करो, छुड़वा कर लाएंगे। वो सेना वेना तैयार करे कि इतने में जगमाल आया। जगमाल ने थोड़ा अड़ियल किस्म का था, लड़ाई खोरा था, बात बात पर लड़ लेता था। वो बात बता दी मैंने आपको। इसने कहा क्यों डैडी आज कहाँ जाने की तैयारी है? तो मल्लीनाथ जी ने कहा कि मंगते तू तो घर पर रहता नहीं है, और वो गुजरात का राजा अपने यहाँ की लड़कियों को उठाकर ले गया, अब उन्हीं को छुड़ाने जा रहे हैं। अब ये बात जगमाल को चुभ गई। इसने कहा कि डैडी आप यहीं रहे, मैं जाऊंगा। मल्लीनाथ जी ने कहा रहने दे, तू कहीं रास्ते में और लड़ने लग जाएगा और वो वहीं पर रह जाएगी और किसी से लड़ाई कर लेगा। जगमाल ने कहा कि नहीं, अब तो मैं जाऊंगा, वचन देता हूं कि उन्हें साथ लेकर आऊंगा। अब जगमाल ने पता किया कि कहां पर है लड़कियां, तो पता चला कि गुजरात के राजा ने उन्हें ले जाकर अहमदाबाद के अंदर क्या है कि दासियां बना दी है। तो अहमदाबाद के ऊपर अटैक करते हैं। किसी ने कहा कि कर मत देना। वहां पर जगमाल का जो राजा है उसकी राजकुमारी या उसकी शहजादी कह सकते हैं गिंदोली रहती है। कौन रहती है? गिंदोली। कहाँ रहती है? अहमदाबाद। अहमदाबाद के अंदर गिंदोली रहती है और वहां की सुरक्षा व्यवस्था बहुत जोरदार है। अगर वहां पर अटैक करेंगे तो अपने मारे जाएंगे। अब जगमाल वीर योद्धा था, शक्तिशाली था, तो इसने कहा कि चलो अब कभी तो गिंदोली बाहर आती होगी महल से। बोले हाँ, एक शुक्रवार के दिन आती है पीर बाबा के यहाँ पर चद्दर चढ़ाने के लिए। उस समय उसके पास कोई ज्यादा सिक्योरिटी वगैरह भी नहीं होती। उसने कहा तो चलो, और अपनी वाली जो लड़कियां उन्हें दासी बनाया हुआ है तो वो गिंदोली के साथ भी आएंगी। तो बोले चलो भी। वो एक दिन पहले बृहस्पतिवार के दिन मालानी के घोड़े बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, ध्यान रखना, मालानी नस्ल के घोड़े बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो वो घोड़े लेकर चले गए, घोड़ों के व्यापारी का वेश बनाकर, और वहां पर जाकर बैठ के कोई पूछे भी कहां से आए हो तो बता देते मालानी से आए हैं कि घोड़े बेच रहे हैं। अगर कोई घोड़े का मोल भाव भी करता तो भाव 10 गुना ज्यादा बता देते, तो कोई ऐसे नहीं खरीदता। अगले दिन जब गिंदोली आई पूजा करने के लिए, जो भी पीर बाबा के यहाँ पर मन्नत मांगने के लिए, तो इन योद्धाओं ने देखा कि हाँ अपने वाली है, ये बहनें तो अपने वाली है। और उन लड़कियों ने भी पहचान लिया कि हाँ अपने गांव के अपने भाई बंधु है। तो इन्होंने जैसे इशारा किया तो सब लड़कियों को इन्होंने घोड़े पर बिठाया और वापस चल दिए। जगमाल ने क्या किया कि गिंदोली को घोड़े पर बिठा लिया। जगमाल ने गिंदोली को घोड़े पर बिठा लिया। अगर पीछे से कोई सेना, गुजरात के राजा की सेना अगर पीछा भी करेगी या कोई रोक लेगी तो गिंदोली को आगे तक करके जा सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से उसने गिंदोली को बिठा लिया। गिंदोली को अहमदाबाद से कहा ले आया, मेवानगर तक लाया। तब तक गिंदोली को जगमाल से बेपना मोहब्बत हो गई थी। इसके बाद उनके पिता ने कहा भी था कि गिंदोली वापस आ जा, लेकिन गिंदोली वही जगमाल के पास ही रही थी और उन्हीं के साथ शादी कर ली थी। जिस दिन गिंदोली को जगमाल लाया था उस दिन गणगौर थी, गणगौर का त्योहार था। उस दिन गणगौर का त्योहार था। तो अपने यहाँ पर लोकगीतों के अंदर जब गणगौर गाते हैं तो गिंदोली गाई भी जाती है, लेकिन अपने यहाँ पर अपने घरों में गाते भी हैं, माताएं बहनें गाती भी है, लेकिन अपने को याद ही नहीं है। ये गाते जरूर है गिंदोली, लेकिन ये नहीं पता गिंदोली कौन है। इनके अंदर इसके लिए तो कहा भी जाता है कि गिंदोली बलती दरानू गुड़ले ऊपर गाल मंडल से लियायो मर्द मल रोदक माल। कि गिंदोली को घोड़े के ऊपर बैठाकर मंडल से लाया था, वो था मल रोदक माल, यानी कि मल्लीनाथ जी का पुत्र जगमाल था। तो ये गिंदोली के लिए कहा भी जाता है। थोड़ा ध्यान कर लेना, ये गणगौर के ऊपर गाया जाने वाला गीत भी है गिंदोली। मल्लीनाथ जी ने अपने बाद में राजा बनाया था अपने भाई ब्रह्मदेव को। जगमाल को राजा नहीं बनाया, इनके पुत्र, इनके भाई ब्रह्मदेव को बनाया था। इन्हीं का पुत्र था राव चुंडा।
ब्रह्मदेव जी का एक पुत्र था राव चुंडा। तो आगे राजा बनता है, राव चुंडा को बढ़ते हैं। अब आगे राजा बना राव चुंडा। इसे कहा जाता है राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक। राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक। राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक वैसे शक्तिशाली शासक था। इसके पुत्र रणमल वगैरह सवाई के बारे में हम मेवाड़ पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे। एक बात आपको बता देता हूं, इसकी शादी हुई थी प्रतिहार, उसमें प्रतिहारों के पास था मंडोर, और प्रतिहारों की जो शाखा थी, ब्रांच थी, वो थी इंदा प्रतिहार। प्रतिहारों की जो ब्रांच थी, शाखा थी, वो थी इंदा प्रतिहार। इंदा प्रतिहारों का अधिकार था उसमें मंडोर के ऊपर। प्रतिहारों में आपस में भी गृह युद्ध हो रहे थे, आपस में लड़ाइयां हो रही थी। इधर मुस्लिम आक्रमणकारी बार बार इनके ऊपर अटैक कर रहे थे। तो इंदा प्रतिहारों ने क्या किया कि राव चुंडा से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। इनकी पुत्री का विवाह हो गया राव चुंडा से, पुत्री का विवाह। और मंडोर क्या दिया था दहेज में, राव चुंडा को मंडोर क्या दे दिया था, प्रतिहारों ने दहेज में दिया था। तो इसके बाद में राव चुंडा ने अपनी राजधानी बना ली थी मंडोर को। मंडोर को क्या बना लिया, राजधानी। राजधानी बना लिया, यानी कि इंदा प्रतिहारों ने राव चुंडा को क्या दिया, मंडोर दहेज में दिया और राजधानी बना लेता। इसके बाद में राव चुंडा प्रतिहारों द्वारा दहेज में दिए गए मंडोर को राजधानी बना लेता है राव चुंडा। इसके लिए कहा भी जाता है कि यह इंदारो उपकार कमदज कदे न बीसरे, कमदज कहा जाता है राठौड़ों को, इनकी उपाधि है कि ये इंदारो उपकार कमदज कदे न बीसरे, चुंडो चौरी चाड़ दियो मंडोर दाइज। ये तो चुंडा को चौरी यानी कि पुत्री का विवाह कर दिया, चौरी चढ़ाकर भी उसको क्या है, मंडोर दाइजे में दे दिया। तो ये डबल फायदा हो गया, एक तो विवाह हो गया और एक उसे बढ़िया राजधानी मिल गई। तो वास्तविक संस्थापक राव चुंडा, और इसके समय मंडोर ने प्रतिहारों ने क्या किया था, दहेज में दिया था, तो राजधानी बना ली थी दहेज में। इसका पुत्र था रणमल और पुत्री थी हंसाबाई। इस हंसाबाई का विवाह किया जाता है मेवाड़ के राणा लाखा के साथ। मेवाड़ के राणा लाखा के साथ, और इन दोनों का ही पुत्र था मोकलवा में, वहां पर मेवाड़ में पढ़ेंगे, थोड़ा और ज्यादा पढ़ेंगे इनके बारे में। और रणमल की हत्या बारमली के द्वारा करवा देता है महाराणा कुंभा, वो भी वहीं पर पढ़ेंगे। इनका एक पुत्र और था कान्हा। या आगे का राजा, बड़ा पुत्र तो था रणमल, लेकिन आगे का राजा बना देते हैं कान्हा को, राव कान्हा। उपाधि थी राव इनकी, तो राव कान्हा को बना देता है। कुछ समय बाद रणमल राणा लाखा की सहायता से कान्हा को हटाकर क्या है, खुद राजा बन जाता है राव रणमल। इसके बाद में राजा कौन आ गया, राव रणमल। आगे जो मेन इतिहास शुरू होगा वो जोधा से शुरू होगा इनका। इनके बाद में अगर देखें, मारवाड़ के शासकों का राजा कौन बन गया, राव चुंडा के बाद में हो गया आपका कान्हा। कान्हा की कोई खास बात नहीं है। इसके बाद में आता है राव रणमल। राव रणमल शासक बना था 1438 के अंदर, सॉरी 1438 तक रहा था। ये बना था 1426 से 38 तक। 1438 में तो आपके राव जोधा शासक बनते हैं। इनका पुत्र था राव जोधा, जो आगे पढ़ेंगे। राव जोधा था इनका पुत्र। और रणमल
ने क्या कि अपने भाई कान्हा को हटाकर, राणा लाखा की सहायता से कान्हा को हटाकर राजा बना था। इनकी एक बहन थी, धर्म बहन थी इनकी, जिसे अब हम माता लोक देवी मानते हैं, करणी माता। करणी माता थी, वो थी रणमल की धर्म बहन माना करते थे। उस समय एक बहुत ज्यादा दिव्य महिला थी, चमत्कारी महिला थी। तो ये थी रणमल की धर्म बहन। रणमल ने अपनी धर्म बहन माना करते थे। तो जोधा की क्या हुई है, बुआ हो गई। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, रणमल एक शक्तिशाली शासक था और इसे की मृत्यु हो जाती है बार्मली की सहायता से। बार्मली की सहायता से क्या होती है, इसकी मृत्यु। बार्मली की सहायता से जहर देके या जैसे भी इसको मार दिया जाता है राव रणमल को। थोड़ा इसका इंटरफेयर बढ़ गया था मेवाड़ की राजनीति के अंदर, वो वहां पर पढ़ेंगे। जब मेवाड़ पढ़ेंगे तो रणमल को अच्छी तरीके से वहां पर पढ़ेंगे। इसके बाद में इनका आगे का शासक बनता है राव जोधा। आगे का शासक बनता है राव जोधा। जब रणमल को मेवाड़ के अंदर मार दिया था तो वहां से जोधा भाग गया था, और जोधा भाग कर गया था बीकानेर, जो वर्तमान में बीकानेर है। वहां पर एक गांव पड़ता है, कोहिनू गांव। आगे हो गया आपके राव जोधा। राव जोधा आपके शासक बन जाता है। जब रणमल की मृत्यु हो जाती है तो राव जोधा भागकर कहा जाता है बीकानेर के कोहिनू गांव में, कोहिनी गांव के अंदर। कोहिनी गांव के अंदर भाग जाता है और वहां से वो धीरे धीरे थोड़ा अपना विस्तार करता है, थोड़ी शक्ति बढ़ाता है। और 1453 के अंदर राणा कुंभा से क्या करता है, संधि करता है। राणा कुंभा से क्या करता है, संधि। आवल बावल की संधि, ये थोड़ा ध्यान कर लेना, आवल बावल की संधि। (1453) के अंदर राव जोधा और राणा कुंभा के बीच में होती है आवल बावल की संधि 1453 के अंदर। यानी आवल, जो आवले के पेड़ थे उन्हें मान लिया गया मेवाड़ का, और जो बावल बबुल के पेड़ थे वो हिस्सा हो गया था मारवाड़ का। तो ये दोनों की सीमा निर्धारित हो गई थी। इसके बाद में राव जोधा का बड़ा पुत्र था, राव जोधा ने एक दुर्ग बनवाया था 1459 ईस्वी के अंदर। नगर बसाया 12 मई 1459। नगर था जोधपुर नगर। जोधपुर नगर। और एक दुर्ग बनवाया था मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ के बारे में जब दुर्ग पढ़ेंगे तब ज्यादा बात करेंगे। इसकी कैसे क्या करती है, मोर के समान आकृति है, तो इसे म्यूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। और थोड़ी ज्यादा इसकी आकृति के बारे में और इसके अंदर क्या है वो थोड़ा दुर्गों के अंदर बात करेंगे। वैसे पढ़ा भी रखा है तो वहां पर देख लेना। इस जोधपुर नगर की नींव रखी थी करणी माता ने, यानी जोधा की बुआ हो गई करणी माता ने। करणी माता ने क्या रखी थी, जोधपुर नगर की नींव रखी थी 12 मई 1459 के अंदर। इसके जस्ट 100 साल बाद उदयपुर बसाया गया था 1559 के अंदर। 1727 के अंदर जयपुर बसाया गया था, ये थोड़ा ध्यान कर लेना। और इन्हीं का एक पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र था राव बीका, जो इसके जस्ट 6 साल बाद यानी 1465 के अंदर क्या है, बीकानेर की स्थापना करता है। और इनके बाद शासक बनता है राव सातल, और उसके बाद में सूजा, तो वो कल पढ़ेंगे। थोड़ा कमेंट कर देना वीडियो कैसी लगी, और थोड़ी बहुत जोधा के बारे में और भी पढ़ लेंगे। थोड़ा आपको रिविजन करा दूंगा कल। और थोड़ा शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू, बाय।